এইবোৰ জেগাত আমি যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ तो हमें কি পাম আমি ডিডাকশন এটা পাব পাৰিছিলোঁ। तो यहाँ पे क्या था आपको पहले यहाँ पे टी कॉफ़ी रबर मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा या ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में रहना पड़ेगा। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में रहना पड़ेगा और आपको इस जगह में एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपको पैसा डिपॉजिट करना था। आपने अगर यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा और डिडक्शन कितना मिलेगा लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ पीजीबीपी। मतलब आपका अगर टी में अगर आपका बिजनेस है और आपको यहाँ पे 100 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर का बाद में आपको पहले डिडक्शन मिलेगा बिफोर डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 40% ऑफ पीजीबीपी। पकड़ लीजिए आपका यहाँ पे क्या है 100 करोड़ का प्रॉफिट मिला है आपको, तो एक्चुअल अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है मान लीजिए आपने 20 करोड़, आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है 20 करोड़ और आपका 40% कितना आएगा इसका 40 करोड़। तो यहाँ पे आपका लोअर कितना हो गया 20 करोड़। तो आपको पहले 80 करोड़ का आपका पास क्या रहेगा रिमेनिंग पीजीबीपी आफ्टर डिडक्शन। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 60-40 हो जाएगा। 60 क्या था आपका बिजनेस इनकम और बाकी सब आपका एग्रीकल्चरल इनकम। सेम चीज़ यहाँ पे था आपका साइट रिस्टोरेशन फंड, जिसमें आपको कहाँ पे रहना था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आपने उस साइट को यूज़ किया है, साइट को यूज़ करने का बाद में आपने इस साइट को रिस्टोर करने के लिए आपने पैसा डाला है, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा डिडक्शन मिलेगा फॉर रिस्टोरिंग योर साइट। तो उसमें आपको लोअर ऑफ दीज टू मिलेगा, आपको एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 20% ऑफ दी पीजीबीपी आपको मिलेगा। इसमें क्या करना था आपको 6 मंथ एंड, मतलब आपका ईयर अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 था, आपका मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, विदिन 6 मंथ आपको ये पैसा डिपॉजिट करना था। और ऑडिट का पहले विच एवर इज अर्लियर आपको पैसा डिपॉजिट करना हो। अगर आपने पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको ये सब जगह में पैसा लगाना था और आपने अगर उस साइट रिस्टोरेशन फंड का जो पैसा से आपने कुछ भी एसेट अगर खरीदा है उसको 8 साल तक आपको लॉक इन पीरियड रखना पड़ेगा। अगर उसको बेच देते हैं तो उसका बाद में जो भी इनकम आएगा आपको वो बिजनेस इनकम बोल के माना जाएगा। ये वाला आप लोग ने पहले करके आए हैं तो हम लोग पहले देख लेंगे। सेक्शन 35 भी डिस्कस हो गया था, आपको 100% डिस्कशन मिलने वाला था, एक्सेप्ट आपको लैंड में नहीं मिलना था। यहाँ पे लेकिन आपको इन हाउस में आपको लैंड एंड बिल्डिंग में 100% डिडक्शन मिलता है। इस जगह में सेक्शन 35 2AB बोल के रखा हुआ, अदरवाइज बाकी लैंड में कभी भी हम लोग को डिडक्शंस नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च के अलावा अगर हम लोग ने क्या किया था सोशल साइंस रिसर्च अगर कर रहा है और उसको पैसा हम लोग किसको दिया है कॉलेज यूनिवर्सिटी या रिसर्च एसोसिएशन को दिया है, तो हम लोग को डिडक्शन 100% का मिल जाएगा। जितना भी पैसा हम लोग ने डोनेट किया है उतना का हम लोग को डिडक्शंस मिल जाएगा। ये वाला भी हो गया था। उसका बाद में था आप लोग का सेक्शन 35 CCC और CCD। यहाँ पे आपका पास कौन है, ये आप एक कंपनी है, आपने क्या कर दिया एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में आपने पैसा खर्चा किया है। ये किसको मिलेगा सबको मिलेगा, वो कंपनी होने से नहीं होने से भी मिलेगा। आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन खर्चा कहाँ पे करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट में खर्चा करना पड़ेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग में अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज बाकी किसी में भी मशीनरी में खर्चा कर रहा है, सैलरी में खर्चा कर रहा है, उसमें डिडक्शन आपको मिलता रहेगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने खर्चा किया है, जैसे आपने क्या हो गया आजकल प्रधानमंत्री का स्किल डेवलपमेंट योजना रहता है, उसमें आपने क्या कर दिया पैसा लगाया, लेकिन आप कौन होना पड़ेगा कंपनी होना पड़ेगा। अगर एक कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट में आपका खर्चा किया है तो उनको क्या पड़ेगा 100% डिडक्शन मिल जाएगा जितना भी खर्चा किया है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। फिर एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपने कंपनी एक बनाया है, कंपनी बनने का पहले क्या होता है आपको पेपर्स रेडी करना पड़ता है, जैसे MOA AOA, फिर उसका बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सब चीज़ क्या करना पड़ता है आपको बनाना पड़ता है कि आपका कंपनी पहले मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। उसका बाद में हम लोग रूल्स रेगुलेशन बनाता है, तो ये सब चीज़ में क्या होता है आप लोग को
खर्चा जो हो जाता है वो पहले ही आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कंपनी पहले एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये जो खर्चा है वो क्या हो जाता है, आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। आपने जब से कमेंसमेंट किया होगा उसका बाद में अगर 2 लाख का आपने क्या कर दिया था, 20 लाख का मान लीजिए आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था, तो आपको इसी 20 लाख को डिवाइडेड बाय 5 करना है। पहला साल आपको मिलेगा एक, फिर नेक्स्ट ईयर आपको विदिन 5 ईयर्स आपको डिवाइड करके डिडक्शंस मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, व्हिचएवर इज लोअर मिलेगा। एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना हुआ है उसको निकालना है, और फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका कंपनी बनाने में जितना भी खर्चा हुआ होगा उसका कॉस्ट निकालना, उसका 5% निकालना है। व्हिचएवर इज लोअर उसको आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके डिडक्शंस क्लेम करना है। ये वाला भी आप लोग को देखना है सेम, इसमें भी आपको 1/5 करना है, मतलब 20% आपको डिडक्शंस एवरी ईयर मिलता रहेगा। ये एमलगमेशन में अगर होता है, आपका 2 कंपनी क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तब जाके आपका जो भी खर्चा होगा उसको हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट्स में लेना है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का स्कीम में अगर आपका खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के लिए आपको खर्चा हो रहा है, उसको भी आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शंस लेना है। फिर आगे 35 AD जो आपका 14 स्पेसिफिक बिजनेस था, कोल्ड स्टोरेज था, 100 बेड था, 2 स्टार होटल्स था, ये सब में अगर आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको 100% डिडक्शंस मिलता रहेगा। एक्सेप्ट क्या है, आपको यहाँ पे भी आपको लैंड का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आपने गुडविल में पैसा लगाया है तो भी नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपने पैसा लगाया है तो उसका डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज बाकी सब में आपको मिल जाएगा। आपका प्लांट एंड मशीनरी क्या होना चाहिए था, पहले न्यू होना चाहिए था। आपका बिजनेस क्या होगा, रीस्ट्रक्चर नहीं होना पड़ेगा, स्प्लिटिंग होकर नया करके बनना नहीं होना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट न्यू होना पड़ेगा। और प्लांट एंड मशीनरी क्या होना पड़ेगा, न्यू होना पड़ेगा, ओल्ड होने से नहीं होगा। और आपका अगर ओल्ड है, कुछ क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अगर ओल्ड है तो टोटल मशीनरी का 20% ही आप ओल्ड मशीनरी रख सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब न्यू होना पड़ेगा। इसमें अगर आपने डिडक्शन ले लिया है तो आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो आप लोग को पहले डिस्कस हो गया था। फिर उसका बाद में 80IA, 80RRB, 10AA जो SEZ का आपका था, ये सब में भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। एक जगह में आपने डिडक्शन ले लिया, फिर से आपको दूसरा जगह में डिडक्शन नहीं मिलेगा, डुअल बेनिफिट नहीं मिलता है कहीं पे भी। आपको अगर क्या है, इस जगह में स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो लॉस को क्या करता है, आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इनडेफिनिट पीरियड के लिए आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर अगर आपका प्रॉफिट होता है, जैसे सेट ऑफ होता है कैसे में, हम लोग का PGBP में सेट ऑफ, अगर मेरा दूसरा 2 टाइप का बिजनेस है, एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं और एक सर्विस इंडस्ट्री मेरा पास है। तो क्लोथिंग में अगर लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम क्या कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री का प्रॉफिट के साथ में हम सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में मेरा लॉस हो क्या रखा है, यहाँ पे मेरे पास 3 बिजनेस है अभी, यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस भी है मेरे पास, और स्पेसिफाइड बिजनेस में मेरा क्या है, लॉस हो के रखा है। तो इस लॉस को इस प्रॉफिट का साथ में हम सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। स्पेसिफाइड लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक स्पेसिफाइड बिजनेस खुद प्रॉफिट जनरेट नहीं कर देता है, उसी का प्रॉफिट से उसी का लॉस को हम लोग सेट ऑफ कर पाएंगे, अदरवाइज वो लॉस क्या होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सेक्शन 36 बोलते हैं कि ये सब में आप लोग का एक्सपेंसेस आपने किया है तो इसमें आपको एक्सपेंसेस अलाउड होगा। 36(1) क्या बोल रहा है आपको, स्टॉक इन ट्रेड। आपका पास स्टॉक है, क्लोथिंग का स्टोर है आपका पास, बा फ्रेंचाइजी है, जैसे हो गया क्या, रिलायंस ट्रेंड्स है आपका पास, ठीक है। ट्रेंड्स का क्या है आपका, क्लोथिंग का कपड़ा। तो क्लोथिंग के लिए क्या कर रहा है, उसने इंश्योरेंस करके रखा हुआ है। तो उनका ये बिजनेस नहीं रहने से, ये स्टॉक अगर इंश्योर नहीं रहने से तो उनका लॉस हो सकता है। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड को अगर हम लोग इंश्योरेंस करके रखा है, इंश्योर करके रखा है, तो वो भी एक्सपेंस क्या होगा, मेरे भी अलाउड होगा। अगर आपका पास क्या है, अभी आपका पास बकरी है, आपका क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक में आप डील कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक का अगर आपने क्या कहते हैं इंश्योरेंस करके रखा हुआ है तो वो अलाउड होगा या नहीं होगा, एज एन एक्सपेंस नहीं होगा।
लाइफ स्टॉक का भी अगर इंश्योरेंस करके रखा है, ये मेरा क्या हो गया, अभी स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड अगर है उसका अगर इंश्योरेंस कर रहा है वो भी अलाउड होगा, लाइफ स्टॉक होने से भी वो अलाउड होगा। फिर बाद में आपका आ जाता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगों को पता था कि जो भी मेरा की डिसीजन मेकर्स था उसका अगर हम क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस करके रखा हुआ, वो भी मेरा एक्सपेंसेस होगा। उसमें क्या इसमें एम्प्लॉई बेनिफिट्स बोल के रहता है, उसका अंडर में आपको ये भी एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा। फिर एम्प्लॉयज़ का हेल्थ बेनिफिट में अगर आपने पैसा डाला है तो ये भी अलाउड होगा, लेकिन आपको ये क्या करना होगा, कैश में नहीं करना होगा। अगर आपने क्या कर दिया, ये नॉर्मली किसका लिए, बिजनेस के लिए। अगर नॉर्मली अगर आप इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल होके भी आपने क्या कर दिया, खुद का लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए क्या कर दिया, आपने कैश से पेमेंट कर दिया, कैश लाइफ इंश्योरेंस करके रखा है। कैश लाइफ इंश्योरेंस करने से हम लोग को क्या मिलना चाहिए था, 80C का अंडर में डिडक्शन मिलना चाहिए। तो अगर कैश में करके रखा है तो भी ये हम लोग को जो डिडक्शन होना चाहिए ये भी हम लोग को नहीं मिलेगा। जो भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं वो हम लोग को नॉन कैश या अकाउंट पे चेक से करना होगा, कैश से करने से नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने लोन लिया है बिजनेस चलाने के लिए, अगर उसका इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है तो अलाउड होगा। अगर आपने उसका इंटरेस्ट खाली बिजनेस में चार्ज होकर रख रहा है, जैसे आपका 100 रुपीज़ का लोन लिया था, फिर उसका ऊपर 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है, फिर 110 का ऊपर में फिर 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है, 120 होकर रखा हुआ है, लेकिन आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, तो क्या होगा, इसको अलाउड नहीं होगा। ये अलाउड कब होगा, जब आपने इसका पेमेंट किया होगा, ऑन पेमेंट बेसिस है, ऑन पेमेंट बेसिस। ऐसा ऐसा सेक्शन में है जहाँ पे आपको बोल के रखा है, सेक्शन 43B ये बोलता है कि आपको अगर आपने ये सब जगह में एक्चुअली अगर आपने पेमेंट किया है तो ही आपको इस सेक्शन का अंडर में आपको एक्सपेंसेस अलाउड होगा, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं होगा। ये इंटरेस्ट एक्रू करके रखा हुआ है, आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा, अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको अलाउड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी फंड में आपने पैसा डाला है एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए तो वो भी अलाउड होगा, लेकिन ग्रेच्युटी फंड क्या होना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूव होना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होगा तो आपको ये भी अलाउड नहीं होगा। एनिमल, ये भी आप लोग अभी पता चल गया था। फिर अगर क्या हो गया, एनिमल यूज इन बिजनेस अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड दे आर डाइट परमानेंट यूजेस, क्या है जो भी है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टॉक इन ट्रेड था आपका पास, क्या है अभी बोर्ड था, इसका आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस करके रखा था, इसका भी हम लोग डिप्रिसिएशन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट अगर हम लोग कितना में खरीदा उसको वो देखना है। फिर ये जब मर जाएगा, मर जाने का बाद में हम लोग को जो भी पैसा मिलेगा, जैसे आप लोग को क्या मिलता है रियलाइजेबल वैल्यू, तो इस रियलाइजेबल वैल्यू जो भी मिलेगा उसका बाद में ये क्या हो गया, आपने 100 रुपये में खरीदा था उसको फिर से बेचा कितना में, 20 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ का ये क्या हो गया लॉस जो है, इस लॉस को आप ऐसे डिडक्शन आप ले सकते हैं। डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये मर जाएगा फुल्ली आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। डिप्रिसिएशन इसका मतलब क्या होता है, आपको पूरा पूरी डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा उसका बाद में आपको फुल्ली डिडक्शंस मिल जाएगा। फिर आता है कि आपका बैड डेप्ट, आप कौन है यहाँ पे अभी, बैंक को क्या करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एक्ट बनाना पड़ता है कि हमने लोन तो सेंक्शन करके रख दिया, ये कौन है, बैंक ने इन भाई साहब को क्या कर दिया, लोन दे के रख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि ये भाई साहब अभी पूरी पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। अगर जब भी यहाँ पे हम लोग ने बाय लॉ सेंट्रल रूल हम लोग का बैंक में क्या बोल के रखा है कि आपने जब भी आप किसी एक इंसान को किसी भी एंटिटी को आप लोन देंगे आपको उसका प्रोविजंस बना के रखना पड़ेगा। प्रोविजंस मतलब क्या हो गया कि आपको मानना पड़ेगा कि ये खराब भी हो सकता है, इसका लोन का पैसा नहीं भी मिल सकता है, तो इस पहले आपको एक पोर्शन ऑफ इनकम आपको जमा करके रखना है आपको सिक्योरिटी के हिसाब से। तो आपको कितना प्रोविजंस बना के रखना पड़ता है, अगर आपका इंडियन बैंक हुआ तो आपको 8.5% ऑफ टोटल इनकम प्लस 10% ऑफ एवरेज एग्रीगेट एडवांस मेड बाय रूरल ब्रांचेस। मतलब ये दुलियागंज ब्रांच अगर करता है प्रोविजन फॉर बैंक एसबीआई का, तो पहले उसको कितना करना पड़ेगा, 8.5% ऑफ टोटल इनकम करना पड़ेगा। अगर
उसका अगर रूरल ब्रांचेस भी है तो रूरल ब्रांचेस का भी जितना भी एडवांसेस उसने किया होगा रूरल ब्रांचेस में उसका 10% देना है। खुद का 8.5% ऑफ टोटल इनकम का प्रोविजन बनाना है, और अगर उसका अगर रूरल ब्रांचेस है तो रूरल ब्रांचेस का जितना भी एडवांस किया है उसका 10% लगाना है। 8.5% ऑफ टोटल इनकम प्लस 10% ऑफ एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। अगर आपका क्या है, ये इंडियन बैंक के लिए था। अगर आपका बैंक क्या है, फॉरेन बैंक है या पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस हो गया, NBFCs हो गया, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, इन सबको क्या करना चाहिए, 5% ऑफ टोटल इनकम करना है। बाकी नॉर्मल अगर इंडियन बैंक होता है तो 8.5% और 10%, अदरवाइज आपको कितना करना है, 5% का बैड डेट का प्रोविजंस बनाना है। ठीक है, चलिए ये वाला आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका पहले से ही बनाया हुआ है। बैंक है ये कौन सा बैंक है, RBL बैंक मान लीजिए। इन बैंक का पास क्या है, असेसमेंट ईयर 2021 में 100 लाख का क्या है ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया हुआ था। तो आपको क्या करना है, इस साल का क्या कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया। अगर इस साल का अगर ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया तो आपको कितना का प्रोविजन बनाना है, 8.5% का। अगर रूरल ब्रांचेस का बात बोल देता है तो रूरल ब्रांचेस का कितना पकड़ना है, 10% पकड़ना है। और यहाँ पे आपको इसका 8.5% और इसका 10% आपने निकाल लेगा। फिर उसका बाद में आपको क्या रह जाता है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितना है आपको, 2,10,000 है। आपने पहले से ही प्रोविजन बना के रखा था 100 लाख का, ठीक है। फिर उसका बाद में आपको क्या है, आपको पता है कि ये पैसा मैंने पुट एसाइड करके रखा था, इसलिए कि अगर मेरा लॉस होता है तो हम यही से ही रिकवर मैनेज कर लेगा, हमारा टोटल इनकम में हाथ नहीं लगाना है। तो मेरा क्या हो गया, बैड डेट्स कितना हो गया, मेरा 2,10,000 का बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। बैड डेट क्या हो गया, ये पैसा मुझे मिलना नहीं है। तो फिर मुझे अगर इतना पैसा मिलना नहीं है तो मैंने ऑलरेडी तो 100 लाख का प्रोविजन बना के रखा था, तो 100 लाख का प्रोविजन से ये सेट ऑफ होगा, पहले माइनस होगा। फिर मुझे अभी प्रोविजन कितना का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2,10,000 का तो लॉस हो गया, लास्ट ईयर का प्रोविजन था उससे सेट ऑफ कर दिया। अभी मुझे 1,10,000 का प्रोविजन बनाना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रोविजन कितना का बनेगा, 8.5, और इसका आपको 10% करना है। इसका 10% कितना होगा, 30 लाख, और इसका होगा आपका 64 का हाफ अगर होता है 98, ठीक है। 2,10,000 का लॉस हुआ था, लास्ट ईयर का प्रोविजन आपको लेस करना है। फिर इस साल का आपको माइनस कर देना है, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रोविजन बनाना है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 12 लाख का, ठीक है। 12 लाख ये इससे है आपका 210 माइनस दिस, फिर जो रह जाता है एक्सेस जो भी रह जाता है, मतलब क्या हो गया, 2,10,000 का लॉस हुआ था आपका, ये पहले लास्ट ईयर का प्रोविजन था आपने माइनस कर दिया, इस साल का प्रोविजन को माइनस कर दिया। जो एक्सेस बच जाता है, जो एक्सेस हुआ है, ये क्या हो, मेरा लॉस हुआ है। तो ये लॉस क्या होगा, मेरा डिडक्शन होगा। फिर आ जाता है आप लोग का सेक्शन 37, आप लोग का बुक का पेज नंबर 248 में आना है। सेक्शन 30 से 36 तक आप लोग ने क्या पढ़ा है अभी, 30 से 36 तक आप लोग को स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको रेंट में पैसा डाला है, आपने प्लांट एंड मशीनरी में लगवाया है, आपने डेप्रिसिएशन लिया है, आपने स्पेसिफिक बिजनेस में क्या कहते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको डिडक्शन मिला है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पेसिफिकली बोल के रखा हुआ है। तो आपको अगर यहाँ पे इन सब का अलावा अगर आपको कोई भी डिडक्शन लेना है, और इन सब का अलावा अगर कहीं पे भी आपका एक्सपेंस मेंशन आगे पे नहीं है,
तो आपको डिडक्शंस इस सेक्शन का अंडर में मिलेगा। ये हो गया क्या, जनरल डिडक्शन रेसिडुअरी सेक्शन, मतलब कहीं पे भी साथ नहीं मिला तो कौन सा देगा आपका, सेक्शन 37 देगा। सेक्शन 37 में आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको 3-4 कंडीशंस आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा कि ये जो भी एक्सपेंस आपने किया है वो एक्सपेंस आपका पहले का सेक्शन में मेंशन नहीं होना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप आगे बढ़िए। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना पड़ेगा, रेकरिंग होना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाला डिडक्शंस मिलेगा। फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नहीं होना पड़ेगा, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर किया है, ये चारों अगर कंडीशंस आपका फुलफिल होकर रखा हुआ है तब जाके आपको क्या मिलेगा, डिडक्शंस मिल जाएगा। कहाँ पे, सेक्शन 37 में। तो एग्जाम्पल लिख दीजिए आप। सेक्शन 30 से 36 तक आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सपेंसेस सब मिल गया है। आप लोग को अभी ऐसा एक एक्सपेंस बताना है जो 30 से 36 तक मेंशन नहीं है। बताइए। क्या हो सकता है? एम्प्लॉय बेनिफिट आप लोग का पहले से ही है, एम्प्लॉय का अभी पढ़ गया था सेक्शन 36 में। फिर क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बारे में कहीं पे लिखा था आप लोग का, रेंट रेट्स, वो तो आप लोग का सेक्शन 30 पे ही आ जाएगा। रेंट दिया आपने, रेट दे दिया फर्नीचर, प्रिंटर मशीन, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। उसका अलावा ऐसा बिजनेस में क्या एक्सपेंस है जो आप लोग का सेक्शन 30 से 36 का डिफाइन नहीं है। ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब चीज़ आप लोग को पहले बताया नहीं था। तो ये क्या हो गया, ब्रोकरेज यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बार बार तो होना पड़ता है आप लोगों को, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आपने ये खर्चा किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक्शन 37 में अलाउड हो जाएगा। फिर बाद में और एक चीज़ है कि अगर आपने क्या कर दिया, पूरा साल में आपने जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, ये जीएसटी क्या हो गया आप लोग का, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट अगर आपने किया है तो उसको आप लोग को डिडक्शंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। डिडक्शन मिल कब सकता है, अगर आपने रेवेन्यू में टोटल रिसिप्ट या ग्रॉस रिसिप्ट में क्या कर दिया, जीएसटी का इंक्लूजन करके रखा था। जैसे आपको पैसा मिलता कितना है, 100 रुपीज़ प्लस 18, आपको 118 मिलता है। तो आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, दो टाइप का है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेथड बोलता है कि आपको जीएसटी को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये रेवेन्यू का मामला है, कि गवर्नमेंट का पहले से ही पैसा है, तो ये आपका पैसा नहीं है, ये आपका रेवेन्यू बोल के मानना नहीं है, इसको टर्नओवर में नहीं लेना है। तो आपको ये हो गया एक्सक्लूसिव मेथड में आपने 100 पकड़ा है। अगर आपने 100 पकड़ के रखा हुआ है तो फिर से आपको जीएसटी का जो पेमेंट कर रहा है उसमें आपको एक्सपेंस बोल के नहीं लेना है। अगर आपने 118 बोल के लेके रखा हुआ है, यहाँ पे जीएसटी इंक्लूडेड है, तब जाके आपको जीएसटी का एक्सपेंसेस अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये समझ में आ गया आपको। फिर अगर आपने क्या कर दिया कि कोई भी एक्ट का वायलेशन करके रखा हो, कोई भी एक्ट का वायलेशन किया है तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कभी भी अलाउड नहीं है, अंडर इनडायरेक्ट टैक्स भी अलाउड नहीं है, अंडर डायरेक्ट टैक्स भी अलाउड नहीं है। अगर अदर लोग भी क्या कर दिया, आपने माना नहीं है और उसका अगेंस्ट में आपको अगर पेनल्टी गिर रहा है तो वो भी पेनल्टी आपको डिडक्शन का हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्ट टैक्स का अगर आपने पेमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर तो उसका भी पेमेंट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर बाद में आपको आना है सेक्शन 40 में। आप लोग का बुक का देखें तो सेक्शन 40 कौन सा पेज में है, सेक्शन 40 इज इन पेज नंबर 250 है आपका। सेक्शन 40 क्या बोल के रखा है कि अमाउंट क्या है, डिसअलाउड है।
डिसअलाउड मतलब क्या हो गया कि आपका अगर इन दो चीज़ों में, यहाँ पे स्पेसिफिकली दो चीज़ का बात बोल के रखा हुआ। एक हो गया क्या, एफटीएस रॉयल्टी, टेक्निकल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट। कोई भी एक नॉन रेसिडेंट है, आपने उसको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेमेंट करके रखा हो। जैसे ऑल इंडिया ने क्या कर दिया था, बाहर पे जब आपका बागजान में आग लगा था तो बाहर का इंजीनियर्स लोग को बुलाया था, तो नॉन रेसिडेंट था, उन लोग को बुला के क्या कर दिया था, पेमेंट क्या होगा, बिना पेमेंट करके वो आया नहीं। तो अगर क्या हो गया, जब भी इन रेसिडेंट को पेमेंट दिया होगा तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, पहले 30% का एक डिडक्शन करना चाहिए। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, मतलब अगर 100 रुपीज़ पेमेंट करना चाहिए था तो गवर्नमेंट ने बोला कि उनसे तो हम लोग टैक्स डिडक्ट करके नहीं रख सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप जब पेमेंट करेंगे आप खुद ही उनसे पैसा कलेक्ट करके रख दीजिए, 30% काट के रख दीजिए। उनको कितना पेमेंट करना है, 70। तो नॉन रेसिडेंट को कितना करना चाहिए था, 70। आपने चलो मान लिया कि आपने क्या कर दिया, टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था तो आपने माइनस करके रख दिया, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया उनको, 70। ये 30 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट का पास जमा होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, भूल से जमा नहीं किया। अगर आपने 100 रुपीज़ भी पेमेंट किया होता या 70 रुपीज़ भी पेमेंट किया है, लेकिन गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं गया है, तो आपको 100% अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब आपको, अगर आपने 100 रुपीज़ का डिडक्शन एक्सपेंस क्लेम किया था तो उसको गवर्नमेंट नहीं मानेगा, उसको इनकम होकर मानेगा। ठीक है, ये कब होगा, अगर आपने नॉन रेसिडेंट को विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस आपने पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे कौन हो गया, आप रेसिडेंट को पेमेंट किया है, ये तो घर वाला इंसान है, तो घर वाला इंसान को कभी भी पकड़ सकता है, तो उनको डिसअलाउंस का कितना का है, 30% का भी डिसअलाउंस। मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ पेमेंट करना था, आपको डिडक्शन करना चाहिए था कितना, 30 रुपीज़ का डिडक्शन किया करना था, आपने डिडक्शन नहीं किया है, तो आपको डिडक्शन का यहाँ पे कितना मिलेगा, खाली 70 ही अलाउड होगा, बाकी 100 रुपीज़ का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इक्वलाइजेशन लेवी, इसको हम लोग बोलते हैं गूगल टैक्स। गूगल से आपने क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर लिया, आपको कितना मिल रहा है, पकड़ लीजिए आपको 15 GB का ड्राइव मिल रहा है, गूगल ड्राइव में फ्री में मिल रहा है। फिर आपको नहीं क्या कहते हैं, इसको बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 35 GB कर दिया। तो इस 35 GB का आपको बैकअप के लिए आपने क्या कर दिया, 3 यूरोज आपने क्या कर दिया, पेमेंट किया। तो ये जो सर्विस पाने के लिए आपने नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है, उनका लिए आपको क्या मिलना पड़ता है, इसका ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी का टैक्स लगता है। अगर इस इक्वलाइजेशन लेवी में आपने पेमेंट किया है विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो आपका जितना भी पेमेंट करेगा वो 100% डिसअलाउड होता है। तो ये सेक्शन 40 क्या बोलता है, आपको कभी भी पेमेंट करना है तो आपको पहले टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो आपका 100% डिसअलाउड हो जाएगा। कब, जब आप बाहर पे पेमेंट कर रहे हैं। इक्वलाइजेशन लेवी आप बाहर पेमेंट कर रहे हैं तो 100% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं 100% डिसअलाउड। अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो आपका 30% ही डिसअलाउड होगा, बाकी रेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, आपको 70 रुपीज़ का डिडक्शन मिला है, 30 रुपीज़ क्या हो गया आपका डिसअलाउड हो गया। तो इस 30 रुपीज़ को आप जिस साल में नेक्स्ट ईयर जब भी पेमेंट करेंगे उसको फिर से आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसका पेमेंट होना पड़ेगा। अगर पेमेंट हुआ है तभी जाके आपको नेक्स्ट ईयर उसका डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स है। फॉर्म क्या क्या हो सकता है आपका, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है या एलएलपी हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी अगर होता है, कंपनी अगर होता है, तब जाके आपको क्या होना पड़ेगा, आपका पास कोई पार्टनर होना पड़ेगा या आपका डायरेक्टर होना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपने क्या कर दिया, आपका कंपनी क्या है, लॉस में है,
और आप क्या कर रहे हैं, लॉस किस लिए आया है, लॉस ड्यू टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, और आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट करके रखा है। कंपनी किसका है, आप ही का है। आपने क्या कर दिया कि हम जितना भी लॉस प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या करेगा, हम सैलरी हिसाब से या इंटरेस्ट हिसाब से दिखा के हम निकल जाएगा, और उसका बाद में यहाँ पे क्या होगा, एलएलपी का लॉस हो जाएगा। सब इनकम अगर हम निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट था, यहाँ से हम क्या कर दिए, रेम्यूनरेशन में निकाल दिया, इंटरेस्ट में निकाल दिया, तो मेरा क्या हो गया, अभी यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस होने के कारण इन भाई साहब को क्या होना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ा। तो इन चीज़ को रुकने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है या एलएलपी है तो आपको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट क्या है, अगर आपका एलएलपी है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन। पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेम्यूनरेशन देखेंगे। रेम्यूनरेशन में दो कंडीशन है, आपका बिजनेस का जो भी बुक प्रॉफिट होगा, बुक प्रॉफिट का फर्स्ट 3 लाख, पहला 1, 2, 3 लाख मिलेगा, तो पहला 3 लाख में आपको मिलेगा 90% ऑफ प्रॉफिट और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। अगर आपका लॉस होकर रखा हुआ है बिजनेस, अगर लॉस में है तो आपको कितना मिलेगा, 1.5 लाख का ही रेम्यूनरेशन मिलेगा। ये किसका लिए बोल रहे हैं, रेम्यूनरेशन के लिए। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, आपका प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट मान लीजिए कितना है, 8 लाख है, तो 8 लाख में अभी कितना बोला है कि 8 लाख का अगर प्रॉफिट होके रखा है आपको, तो आपको पहला 3 लाख में अलग करना है, रेस्ट आप 5 लाख को अलग करिए। आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होने से क्या करना पड़ेगा, पहला 3 लाख में 90% और 1.5 लाख, 90%, 3 लाख का 90% कितना होगा आपका 2.7 और 1.5 लाख, तो 2.7 और 1.5 लाख whichever is higher में कितना पड़ेगा आपका 2.7, तो आपको रेम्यूनरेशन कितना मिला 2.7 का, तो 3 लाख खत्म हो गया आपका, बचा कितना आपका प्रॉफिट का 5 लाख। तो नेक्स्ट जो भी बच जाता है, रेस्ट में आपको कितना मिलेगा 60% का, 60% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो 5 लाख का 60% कितना होता है आपका 3 लाख, तो आपको रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा 5.7, उससे ज़्यादा का रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, ये कैपिंग किसने करके रखा है, सेक्शन 40B ने करके रखा है। किसने करके रखा है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हम लोग सब सैलरी बाय इंटरेस्ट बोल के दिखा देंगे और फिर कंपनी को कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस क्या हो गया, अभी यहाँ पे लॉस में है, यहाँ पे कितना में था 8 लाख का प्रॉफिट में था, अभी अगर 8 लाख का लॉस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, यही वाला पहला वाला ही, आपको रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, अगर लॉस में भी होता है तो आपको 1.5 लाख का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिल सकता। ये चीज़ कहाँ पे बोल कर रखा है, यहाँ पे। रेम्यूनरेशन किस टाइप का आपको मिल सकता है, सैलरी, बोनस या कमीशन का बेसिस में आप लोग को रेम्यूनरेशन मिल सकता है। अगर आप वर्किंग पार्टनर है तभी आपको सैलरी मिल सकता है। आप स्लीपिंग पार्टनर है, आप काम नहीं करता है, आपने खाली इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपको अगर सैलरी मिल रहा है तो वो सैलरी क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। आपको पहले काम करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में आपका बारे में लिखा होना पड़ेगा, कितना अमाउंट जाना है, और फिर क्या होना पड़ेगा, प्रायर पीरियड का डेट में नहीं होना पड़ेगा, डेट इस डेट में गिरना पड़ेगा, आपको लिखा होना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, ये 90%, 60% जो आप अभी डिस्कस हुआ था, उसी का बेसिस में आपको रेम्यूनरेशन को बाइफरकेट करना है। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट का पहला जो भी 3 लाख होगा, पहला 3 लाख में 1.5 लाख या 90% विचेवर इज हायर। अगर आपका लॉस है तब भी आपको कितना मिलेगा, 1.5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर आपका बाद में आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको नॉर्मली कितना मिलना चाहिए, 12% पर एनम। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट का बारे में कुछ भी बताया नहीं है
तो आपको जितना मिल रहा है उतना अलाउड होगा। ठीक है, पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा होना पड़ेगा, अगर लिखा नहीं है जितना मिल रहा है उतना अलाउड होगा। अगर 30% भी मिल रहा है तो 30% होगा, अलाउड हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि 30% मिलेगा तब भी आपको 12% का ही डिडक्शन अलाउड होगा। अगर नहीं लिखा होता है तब जाके आपको एक्सेस वाला मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग का एक सेक्शन नंबर पेज नंबर आपको देखना है 273, इलस्ट्रेशन नंबर 83 देखना है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 83। पहला वाला भाई साहब को कितना मिल रहा है आपको इंटरेस्ट 20,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर कितना है 10% है, और एज पर पार्टनरशिप डीड कितना है 10% है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ने भी बोल के रखा 10% देना है और आपको मिला भी 10% है, तो डिडक्शन आपको कुछ होगा पर डिसअलाउंस कुछ नहीं होगा। ये हो गया डिसअलाउंस। ठीक है, फिर सेकंड वाला में आपको कितना मिल रहा है 30,000 मिल रहा है, और आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 15% मिल रहा है। पार्टनरशिप डीड ने कितना बोल के रखा है 12%, तो आपको मिलना कितना चाहिए 12%, आपको 12% मिलना चाहिए। तो आपको एक्सेस कितना मिल रहा है 3% का मिल रहा है, तो 15% से डिवाइड करिए, आपको 3% का जितना भी हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे हम लोग को पहले क्या देखना है पार्टनरशिप डीड देखना है। अगर डीड में लिखा है कि 12% मिलना है तो आपको 12% ही मिलना चाहिए था। आपने 15% ड्रॉ कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है आप प्रॉफिट को स्कीम कर रहा है, हटा रहा है, तो आपको जितना परसेंट का आपने हटा रहा है उतना का आपको क्या हो जाएगा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, फिर सी में कितना है आपको 15% आपको मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हमने क्या बोला था कि जितना भी मिल रहा है उतना आपको डिसअलाउड हो जाना चाहिए, कि पार्टनरशिप डीड ने तो कुछ बोला ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड ने कुछ बोला इंटरेस्ट के बारे में, कुछ अगर नहीं बोला है तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर डी बोल डी में अभी आ गया कितना आपको 30,000 मिलना चाहिए था, और आपको मिलना कितना पड़ रहा है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 30,000, और आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे 20% का, जहाँ पे आपको 18% का पार्टनरशिप डीड ने बोल के रखा है। पार्टनरशिप डीड ने कितना बोल के रखा है 18%, लेकिन बाय लॉ हम लोगों को मिलना कितना चाहिए 12%। तो आपको कितना अभी करना पड़ेगा, आपको ये डिफरेंस कितना है यहाँ पे 15 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या है 20 माइनस 12, क्योंकि ये बाय लॉ आपको कितना मिलना चाहिए 12%। आप कभी भी आप 12% से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 40 भी आपका खत्म है। चलिए सेक्शन 40A में आ जाइए। सेक्शन 40A क्या बोल के रखा हुआ कि अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। कितना है, अगर आप कोई भी एक सिंगल पर्सन को सिंगल डे में फॉर अ सिंगल इवेंट 10,000 is being paid to a single person in a single day for a single event, अगर आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट क्या होगा एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। कब होगा, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल है कंपनी है कोई भी है, और अगर आप इन ए डे 10,000 का पेमेंट कर रहा है अपना एक्सपेंस खर्चा कर रहा है, तो वो खर्चा क्या होगा डिसअलाउड हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आप क्या है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है
वही जो 10,000 का लिमिट आपको नॉमिनल में मिल रहा था, अगर आप ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है तो आपको वही लिमिट को एक्सटेंड करके कितना हो जाएगा 35,000। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स क्या कर दिया, अगर कैश में 40,000 अगर खर्चा कर दिया तब जाके डीज अलाउड होगा। अगर 32,000 का खर्चा किया है तो वो अलाउड है। 43B जो आप लोग को बोला गया था कि अगर आपने एक्चुअली पेमेंट किया है तभी जाके ये चीज़ क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। कोई भी टैक्स, जैसा आप लोग को GST था, कस्टम ड्यूटी है, इसका अगर आपने एक्चुअली में पेमेंट किया है तभी जाके डिडक्शन मिलेगा। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज अगर आपने पेमेंट किया है तभी डिडक्शन मिलेगा। PF ESI गवर्नमेंट में आपने डिपॉजिट किया है एम्प्लॉइज का, तब जाके आपको पेमेंट का क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैंक का आपने इंटरेस्ट का पेमेंट एक्चुअली किया होगा तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ में क्या होना पड़ेगा, एक्चुअल पेमेंट होना पड़ेगा। बाकी सब में एक्चुअल पेमेंट नहीं होने से भी चल सकता था, इन सब में आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कभी भी आपको एम्प्लॉइज का मार के नहीं खाना है, ठीक है। फिर बाद में आ जाते हैं 44AA। 44AA का बोलते हैं कि आपको इसका मतलब समझ में आता है, 44AB में आप लोग का पता नहीं। तो 44A में क्या है, आप लोग को अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। आपने बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपने क्या कर दिया, अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, खर्चा का हिसाब नहीं रख रहा है, लेजर नहीं रख रहा है, रिसिप्ट्स पेमेंट्स का कुछ हिसाब किताब नहीं है, लेजर्स नहीं है, तो जाके नहीं होगा। तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन किन किन जो लोगों को अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ये कौन बोलेगा, सेक्शन 44AA बोलकर। अगर आप स्पेसिफाइड SSC है, आप कौन है, स्पेसिफाइड SSC है, और आपका ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट मतलब क्या होता है, पूरा साल में आपका रिसिप्ट कितना है, 1.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, बोला 1.5 लाख से ज़्यादा इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, मतलब एवरी ईयर आपका कितना होना पड़ेगा, 1.5 लाख से ज़्यादा अगर होता है। अगर आप नया करके बिजनेस सेटअप किया है तब भी अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट में क्या क्या आता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेसिफाइड SSC में कौन कौन आएगा, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, लीगल प्रोफेशन, अकाउंट्स का प्रोफेशन, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, इन सब का क्या करना पड़ेगा। अगर उन सबको अगर कोई भी एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है तो उनको अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग को कितना में टैक्स नहीं देना पड़ता है, 2.5 इज योर बेसिक इनिशियल लिमिट। आपको टैक्स पेमेंट नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल और HUF है, ठीक है, ये वाला खत्म हो गया आपका। फिर आपको ने अभी इंडिविजुअल या HUF है, यहाँ पे आपका क्या होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, मतलब आप बेसिक एग्जम्पशन क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहा है। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर क्रॉस कर रहा है तब जाके आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आपका क्या है, टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स 25 लाख से ज़्यादा है, तब जाके आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओनली ग्रॉस रिसिप्ट्स का बात हुआ था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा होना पड़ेगा, प्लस आपका ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर अदर SSC है, इंडिविजुअल HUF छोड़ के, मतलब क्या है, आपका पार्टनरशिप हो गया, AFP हो गया, बाकी सब अगर होता है, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स 10 लाख से ज़्यादा है, और PGB भी कितना है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब कितना है आपका 1,20,000 से अगर ज़्यादा है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है तो एक बार आके ITO कितना का पैसा लेके जा सकता है, आपसे 25,000 का पेनल्टी लेके जा सकता है। अगर ये पेनल्टी लग गया तो इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर एक SSC को कितना साल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ता है, 6 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका हाथ में रखना चाहिए। मतलब अगर आप इस साल में अगर खड़ा हुआ है तो आपको उसका प्रीवियस 6 ईयर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चलना होगा। अगर 7 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है तब जाके आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है 44AB,
इसमें बोला है कि ऑडिट करना पड़ेगा। अभी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना था, अभी क्या हो गया, ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट किससे करवाएगा आप, कोई भी एक सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करना पड़ेगा। अभी कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब सीए से क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करना पड़ेगा, तब आपको टर्नओवर का एक लिमिट रहता है या प्रॉफिट का एक लिमिट रहता है, ठीक है। टर्नओवर का लिमिट कितना है, ये अभी क्या हो गया 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, वो प्रीवियस ईयर में आपका 5 करोड़ था। अगर पूरा साल में आपने क्या कर दिया, कैश में रिसिप्ट, अगर आपका टोटल रिसिप्ट, आपका पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रिसिप्ट निकालिए। आपका टोटल रिसिप्ट का अगर कैश में अगर रिसिप्ट 5% से क्या है, कम है, तब आपको 10 करोड़ का लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप 10 करोड़ का लिमिट क्रॉस किया है, तब जाके आपको ऑडिट करना पड़ेगा। आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में भी आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा, बैंक रिसिप्ट या कैश रिसिप्ट। अगर आपका कैश रिसिप्ट अगर 5% से कम है, 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट से कम है, तब आपका लिमिट कितना है, 10 करोड़। और अगर आपका टोटल रिसिप्ट अगर 5% से ज़्यादा है, तब आपका लिमिट कितना है, 1 करोड़। तो मतलब कितना में करना पड़ेगा आपको ऑडिट, 1 करोड़ में ही ऑडिट करना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि मोदी साहब ने बोल के रखा है कि आपको कम से कम पैसा कैश में रिसीव करिए। अगर आपने कैश में रिसिप्ट भी 5% से अगर कम है और आपका पेमेंट भी अगर 5% से कम है, तब जाके आपका लिमिट कितना है, 10 करोड़। अदरवाइज आपको 1 करोड़ में ऑडिट करना पड़ेगा। ये किसका लिए था, वो बिजनेस के लिए था। अगर आप कौन है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन में कौन कौन था, जैसे मेडिकल था, अकाउंटेंसी, सीएस, आपका एडवोकेट्स था, तो इन सबको क्या करना है, अगर उनका अगर पूरा साल में अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उनको ऑडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैश का रिसिप्ट और कैश पेमेंट का बारे में कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 50 लाख का बारे में बोल दिया है। अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया तो आपको क्या होगा, 0.5% ऑफ टोटल सेल्स या टर्नओवर का और 1.5 लाख विचेवर इज लोअर का क्या लगेगा, पेनल्टी लग जाएगा, अगर आपने टाइम में ऑडिट नहीं करवाता है। ये हो गया सिर्फ प्रिजम्पटिव, आपको 3 मिनट में ये खत्म करना है, ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रिजम्पटिव में, क्या है 44AD, 44AD है, 44AE। 44AD किसका लिए है, ये बिजनेस के लिए है, ये क्या है, ये प्रोफेशंस के लिए है, और ये हो गया GTA, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए। अगर आप कौन है, बिजनेस है, आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर आपका रिसिप्ट अगर ग्रॉस रिसिप्ट इन ए ईयर आपका अगर 2 करोड़ से कम है, तब आप प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं। मतलब प्रिजम्पटिव में क्या बोला है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। आपको डायरेक्ट अगर 8% या 6% का इनकम आप अगर शो कर देते हैं, तो आपको डायरेक्टली विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको निकाल सकते हैं, आप रिटर्न मार सकते हैं। आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, आप इतना % का इनकम निकालिए, उसका ऊपर टैक्स पेमेंट करिए, आप चला जाइए। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता था, 1.5 लाख में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता था, हिसाब किताब रखना पड़ता था, आपको ऑडिट करना पड़ता था। आप विदाउट ऑडिट कब जा सकेंगे, अप टू 2 करोड़। अगर आपका बिजनेस है, आप इंडिविजुअल है, ये किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट फॉर्म, लेकिन LLP के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, आपका HUF है और आप एक इंडिविजुअल है और आपका ग्रॉस रिसीप्ट इन ए ईयर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तब आप जाके 44AD सिलेक्ट कर पाएंगे। आपने 44AD सेक्शन सिलेक्ट किया है, 44AD सेक्शन सिलेक्ट करने का साथ साथ आपको 8% और 6% का आपको इनकम दिखाना है। 8% कब दिखाना है, अगर आपने कैश में रिसिप्ट किया है, जितना भी कैश रिसिप्ट होगा उसका 8% दिखाइए, और जितना भी बैंक रिसिप्ट होगा उसका 6% दिखाइए। अगर आपको 100 रुपीज़ बैंक में रिसिप्ट हो रहा है और 50 रुपीज़ कहाँ पे कैश में रिसिप्ट हो रहा है, तो 100 रुपीज़ का कितना होगा, 8%, और इसका 6% आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, 44AD बोल रहे हैं। अगर आप 44AD में आप प्रोफेशन है, प्रोफेशन अगर मतलब क्या हो गया, आप
सीए हो गया, आप सीएस हो गया, आप एडवोकेट हो गया, और आपका क्या है ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख से कम है। 50 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। 50 लाख से कम है और आपको इनकम कितना दिखाना पड़ेगा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव्स। अगर आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 45 लाख का ग्रॉस रिसीव्स है, तो आपका इनकम कितना होगा 22.5 लाख। 22.5 लाख इज योर इनकम। इनकम इसका ऊपर लगेगा, फिर यहाँ का ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। 44AE किसका लिए है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मतलब क्या है, आपका पास क्या रहना पड़ेगा, गुड कैरियज व्हीकल्स रहना पड़ेगा। अगर आपका पास इन ए ईयर नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है 10 से कम है, 10 गाड़ी से अगर आपका पास कम है गाड़ी, तब जाके आप 44AE चूज कर पाएंगे। अगर आपका पास कोई भी पार्ट ऑफ द ईयर में भी 11 गाड़ी हो जाता है तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका पास पूरा साल में 10 से कम गाड़ी होना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सिलेक्ट किया, तब जाके आपको इसका बेसिस में आपको पेमेंट करना है। अगर आपका पास हेवी गुड व्हीकल है, दो टाइप का गुड हो सकता है, हेवी गुड व्हीकल और लाइट गुड व्हीकल। हेवी गुड व्हीकल को कितना देना है 1000 रुपीज पर मंथ पर टन ऑफ व्हीकल। पर टन ऑफ व्हीकल कितना हो सकता है, 1 टन का भी हो सकता है, 12 टन का भी हो सकता है, 9 टन का भी हो सकता है। तो 1000 रुपीज पर मंथ पर टन ऑफ व्हीकल। ठीक है। तो आपको जितना होगा उतना का ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अदर व्हीकल्स में कितना है 7500 पर मंथ। पहला वाला में क्या था 1000 पर मंथ, जितना भी मंथ आपका पास होल्डिंग में था, इनटू पर टन ऑफ व्हीकल्स। 12 टन में था आपका 1000 रुपीज मंथ, और ये हो गया आपका वेट ऑफ द व्हीकल। 1000 रुपीज पर मंथ पर टन ऑफ व्हीकल, ये आपका किसके लिए था, हेवी गुड के लिए था। और फिर अगर लोअर गुड अदर व्हीकल्स अगर होता है तो आपको 7000 पर मंथ निकालना पड़ेगा। इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगा वो आपका क्या हो गया, टोटल इनकम फॉर दी ईयर हो गया। उसका ऊपर आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये क्या है आपका प्रिजम्पटिव अगर टैक्स है तो इसका ऊपर आपको डिडक्शंस कुछ भी नहीं मिलेगा। डिडक्शंस नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, चैप्टर 6A में आपको क्या मिल रहा था, ETC ETD का जो भी मिल रहा था आप लोग को, वो सब चीज़ आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है।